हेलो एंड वेलकम टू ऑल। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही साथ इस वीडियो में अप्रैल माह के पहले और दूसरे सप्ताह के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, क्योंकि लर्निंग बुक पे करंट अफेयर 21 अप्रैल से शुरू हुआ है और मेरी क्या कोशिश है कि जो अप्रैल माह में ही जितने वीडियोज़ आ रहे हैं इन्हीं में अप्रैल माह के पूरे करंट अफेयर को कवर कर दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल माह के बच गए हैं उन्हें भी इसी में कवर कर दिया जाए। उसी के मद्देनज़र पहले और दूसरे सप्ताह के कुछ करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है, फिर आगे आने वाले जितने भी 4-5 वीडियोज़ अभी इस महीने में और आएंगे उसमें कवर किया जाएगा। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं अपने इस करंट अफेयर के आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गल्फ पेट्रोकेम ने ग्रैंड पेट्रोकेम के लुब्रिकेंट एसेट का अधिग्रहण किया है, यह किस देश का है? देखिए, गल्फ पेट्रोकेम का हेडक्वार्टर शारजाह में है। इसने नाइजीरिया के ग्रैंड पेट्रोकेम के लुब्रिकेंट एसेट का अधिग्रहण किया है। गल्फ पेट्रोकेम अफ्रीकी देशों में अपने विस्तार को मजबूती देने के लिए नाइजीरिया के ग्रैंड पेट्रोकेम के लुब्रिकेंट का अधिग्रहण किया है। तो पूरे ग्रैंड पेट्रोकेम का अधिग्रहण नहीं किया, पहले तो ये समझ लीजिए ग्रैंड पेट्रोकेम के लुब्रिकेंट एसेट का, ग्रैंड पेट्रोकेम का एक डिवीजन है लुब्रिकेंट एसेट, उसका अधिग्रहण किया है। गल्फ पेट्रोकेम का आपका हेडक्वार्टर शारजाह में है और ग्रैंड पेट्रोकेम ये नाइजीरिया की कंपनी है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म मेजर सनोफी और ग्लैक्सो स्मिथ ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? देखिए, अभी तो कोविड-19 के ही लिए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे आंसर देखते ही, लेकिन इसको याद रखेंगे क्योंकि कई बार जो है कोविड-19 आंसर नहीं भी होता है। प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 के ही लिए फर्म मेजर सनोफी और ग्लैक्सो स्मिथ ने हाथ मिलाया है इसके लिए लड़ाई करने के लिए, मतलब इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए। इसमें से फर्म सनोफी जो है ये फ्रांस की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जबकि ग्लैक्सो स्मिथ ये ब्रिटिश की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ग्लैक्सो स्मिथ है तो ब्रिटिश की, लेकिन ये मल्टीनेशनल है, मतलब कि ये और भी कई देशों में ये कंपनी है। तो फर्म सनोफी और ग्लैक्सो स्मिथ ने कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने के लिए आपस में हाथ मिलाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों को सीमेंट खरीदने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका नाम है YSR निर्माण। पहला ऑप्शन YSR निर्माण है और यही इसका आंसर है कि YSR निर्माण लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, ताकि विभिन्न विभाग इसकी मदद से सीमेंट को खरीद सकें। इस समय आंध्र प्रदेश के जो करंट मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। इनके पिता का नाम था YS राजशेखर रेड्डी और उन्हीं के नाम पे YSR निर्माण रखा गया है, क्योंकि उनका नाम YS राजशेखर रेड्डी था। तो YSR निर्माण उन्हीं के नाम पे लिया गया है। YSR रेड्डी भी आंध्र प्रदेश के सन 2004 से लेकर 2009 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। जगन मोहन रेड्डी अपने पिता के नाम पे ही YSR निर्माण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम रख दिया इन्होंने। इसके आंध्र प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों में आपूर्तिकर्ताओं से सीमेंट खरीदने में मदद मिलेगी। ये जो YSR निर्माण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा क्या होगा कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों से ये सीमेंट खरीद के और आपूर्तिकर्ताओं से सीमेंट खरीदने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो सारे लोग इस पर अपने सीमेंट के दाम को बता के गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट डिसाइड कर सकेगी कि हमें किससे सीमेंट लेनी है और फिर विभिन्न विभागों को अपने सीमेंट प्रदान कर सकेगी, जिससे कि विकास कार्य आगे बढ़ सके। आंध्रा का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी यहाँ जान लेते हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट, जो कि मल्टीपर्पज़ नेशनल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। पोलावरम प्रोजेक्ट वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है उसी वहीं पे बन रहा है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि इससे कई काम लिए जाएंगे। एक तो जैसे किसानों की सिंचाई में मदद करेगा, साथ ही साथ बिजली पैदा करने में मदद करेगा, पीने के पानी को भी उपलब्ध कराएगा और भी कई सारे काम इस पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से होगा।
तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये YSR निर्माण है। ये प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके पिताजी के नाम पर रखा गया है और वे खुद भी आंध्र प्रदेश के सन 2004 से 2009 तक के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? कोविड-19 महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए भोजन सुविधा के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किए हैं। इसको लॉन्च कौन किया है? इसको लॉन्च किया है आलोक सिन्हा ने, जो कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? डी हो जाएगा। आलोक सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है और कोविड-19 के दौरान कोई भूखा न रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने कई छोटी रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल को समुद्र में हाल ही में लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन उत्तर कोरिया, सी करेक्ट होगा। उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने मतलब कि जो उत्तर कोरिया के पूर्वी तट का शहर है मोनचोन से हवा से सतह में मार करने वाली छोटी रेंज की कई सारी क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया है। तो ये जो उत्तर कोरिया के पूर्वी तट का शहर है मोनचोन, वहाँ से लॉन्च किया गया है हवा से सतह पर मार करने वाली कई छोटी छोटी मिसाइलों को उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला जल और जलवायु परिवर्तन है। यह प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस नदियों के लिए जो है ये प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। यह 14 मार्च 2020 को नदियों के लिए मनाया गया जो ये था, ये 22वां संस्करण था। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, विनाशकारी जल विकास परियोजना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो नदियों के लिए जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ इस साल का जो थीम था वो क्या था? महिला जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कृषि ट्रेडिंग पोर्टल ENAM ने कार्यान्वयन के लिए 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में पोर्टल को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी का नाम बताइए। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ भारत ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता से इसको लागू किया था। ई नेम का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो जाता है नेशनल, ए से हो जाता है एग्रीकल्चर, एम से हो जाता है मार्केट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लॉन्च करने वाला ये जो एक पोर्टल था, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सहायता के लिए लागू किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? डी। और इसका अभी 4 साल पूरा हो गया है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जो कोविड-19 को रोकने के लिए उपायों को खोजने के लिए मुख्य रणनीतिक समूह बना रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत की प्रमुख R&D संगठन है। मतलब R&D क्या? रिसर्च और डेवलपमेंट संस्थान है जो कोविड-19 से संबंधित कार्य के लिए एक कोर रणनीतिक समूह की स्थापना कर रहा है। ये कोर रणनीतिक समूह क्या करेगा? ये डिजिटल निगरानी करेगा जिसके अंतर्गत तीव्र और कम लागत के निदान से संबंधित नए ड्रग्स और ड्रग्स से संबंधित उत्पाद, अस्पताल, सहायक उपकरण और PPE आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी करने का कार्य करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा
मुख्य रणनीतिक समूह बनाया जा रहा है जो क्या करेगा, निगरानी करेगा, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ाई में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो भारत में कोविड-19 रोगियों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथ एकीकृत करता है। देखिए, आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के साथ इलाज करने का सबसे पहला जो अलाउ किया था वो राज्य था गोवा। गोवा इंडिया का पहला कोविड फ्री स्टेट भी बना है। देखिए, ये अलाउ किया था अप्रैल माह के पहले सप्ताह में, शायद 3 अप्रैल को इसने अलाउ किया था कि हम आयुर्वेद और एलोपैथ को एक साथ इस्तेमाल करेंगे रोगियों पर। और अभी जो है कब 23 अप्रैल को गोवा को पूर्णतः कोविड फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो गोवा ही सबसे पहला ऐसा स्टेट था जिसने आयुर्वेद और एलोपैथ को एकीकृत करके दोनों को एक साथ रोगियों पर इस्तेमाल किया। और अभी गोवा में कोई भी कोविड-19 का केस नहीं है। गोवा के बाद 2 और ऐसे राज्य हो गए हैं जो कोविड फ्री हो गए हैं, वो हैं मणिपुर और त्रिपुरा। यानी कि प्रेजेंट आज 25 अप्रैल तक भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जो कोविड फ्री घोषित कर उठे हैं। पहला है गोवा घोषित हुआ, दूसरा आपका मणिपुर और तीसरा राज्य है त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों में इस समय कोविड-19 के कोई भी केस नहीं हैं। और अगर ये प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसने आयुर्वेद और एलोपैथ को एकीकृत करके कोविड-19 के रोगियों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए किया था, तो वो काम गोवा ने किया था। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने अपने रिपोर्ट में एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII स्ट्रेटेजी का सुझाव दिया है जो चरणवार लॉकडाउन का सुझाव देती है। CII के अध्यक्ष कौन हैं? CII के अध्यक्ष विक्रम S किर्लोस्कर हैं। देखिए, CII से जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो CCI से होता है। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके आपके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विक्रम S किर्लोस्कर। जबकि CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। जबकि CII के अध्यक्ष कौन है? विक्रम S किर्लोस्कर। इसको ध्यान देंगे, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। क्या CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, और दूसरा है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। तो ये जो रिपोर्ट थी, भारतीय उद्योग परिसंघ ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का क्या शीर्षक था? एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII स्ट्रेटेजी। क्या इस भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो रिपोर्ट जारी की, ये लॉकडाउन से कैसे बाहर आया जाए उससे संबंधित थी। उसका शीर्षक था एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII स्ट्रेटेजी। उसमें इन्होंने सुझाव दिया कि पूरे इंडिया में एक साथ लॉकडाउन को ना ख़त्म किया जाए बल्कि चरणबद्ध तरीके से ख़त्म किया जाए। मतलब कि जैसे जिस जगह पे क्या है कि कोविड-19 के केस ना हो वहाँ का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें भी बाहर ना निकलने दिया जाए, सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया में ही रहें। मतलब चरणबद्ध तरीके से करें, जहाँ पे कोविड-19 का केस नहीं है वहाँ का लॉकडाउन ख़त्म करें, जबकि जहाँ पे कोविड-19 का केस है वहाँ का लॉकडाउन नहीं ख़त्म करें, और एक चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करें, पूरे इंडिया में एक साथ ना ख़त्म करें। तो ये CII की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन CII स्ट्रेटेजी। और हम लोग किससे नहीं कंफ्यूज करेंगे CII को? CCI से। दोनों को मैंने अभी यहाँ पे अलग अलग करके समझा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो CII के आपके अध्यक्ष कौन है? विक्रम S किर्लोस्कर। जबकि CCI के अशोक कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ने चक्रवात हेरोल्ड से प्रभावित वानुअत की मदद के लिए $2.5 बिलियन की मंजूरी दे दी है। वानुअत की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन वानुअत वानुअत पहले तो ये जान लीजिए साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। यहाँ पे हेरोल्ड नाम का जो है चक्रवात आया था, उसी से मदद के लिए यूनाइटेड नेशन ने इसको $2.5 मिलियन की मदद की है।
अब यहाँ पे वानुअतु का जो कैपिटल है वो पोर्ट विला है और यहाँ की मुद्रा वातु है। तो पोर्ट विला वानुअतु का कैपिटल यानी कि राजधानी है। पोर्ट विला पहला, दूसरे दोनों ऑप्शन में, और वातु यहाँ का क्या है, मुद्रा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो वानुअतु है ये क्या है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन का एक द्वीप है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व संगठन के अध्ययन के अनुसार केवल 1/4 भारतीय खबरों के लिए भुगतान करते हैं और केवल 2/3 भारतीय भुगतान करने के इच्छुक हैं? यानी कि हर 4 में से 1 भारतीय खबरों के लिए भुगतान करता है। न्यूज़ के लिए हर 4 में से 1 भारतीय खबरों के लिए भुगतान करता है, जबकि भुगतान करने के इच्छुक कितने हैं, वो 2 भारतीय, कोई 3 भारतीय में से 2 भारतीय भुगतान करने के इच्छुक हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? इसको बताया है विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। और इसने बताया है कि मतलब इनके अनुसार 1/4 भारतीय खबरों के लिए भुगतान करते हैं, जबकि 2/3 भारतीय भुगतान करने के इच्छुक होते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमुरा ने अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। नोमुरा किस देश की ब्रोकरेज एजेंसी है? नोमुरा जापान की ब्रोकरेज एजेंसी है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन अभी जीडीपी ट्रिम करने से यानी कि जीडीपी में कटौती से संबंधित हैं, इनके पीछे का प्रमुख कारण जो है कोविड-19 संकट है। देखिए, हर जगह जो अभी क्वेश्चन आ रहा है उसमें जीडीपी को ट्रिम किया जा रहा है, यानी कि जीडीपी में कटौती की जा रही है। ऐसा सिर्फ कोविड-19 संकट को लेकर है और ये पूरे विश्व के साथ हो रहा है इस समय। तो नोमुरा कहाँ की जो है ब्रोकरेज कंपनी है? ये जापान की ब्रोकरेज कंपनी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए भारत की बैंक दर वृद्धि क्या है? आरबीआई के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत की बैंक दर वृद्धि 6.14% है। यह वृद्धि दर पिछले 5 दशकों में अपने निचले स्तर पर है। तो 6.14 बैंक वृद्धि दर है आरबीआई के अनुसार, जो कि पिछले 5 दशकों में अपने निचले स्तर पे है। 6.14, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय अमेरिकियों को गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित किया गया है? कुल 4 भारतीय अमेरिकियों को गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित किया गया है। क्या है गुगेनहाइम फेलोशिप? गुगेनहाइम फेलोशिप ये जॉन सिमोन गुगेनहाइम मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा सन 1925 से दिया जाता है। ये फेलोशिप क्रिएटिव आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको 4 भारतीय अमेरिकियों को इस साल मिला है। तो उन चारों का नाम देख लेते हैं। प्रदीप शर्मा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। कविता रामड़ान ये ब्राउन विश्वविद्यालय में गणित की प्रोफेसर है, मैथ की। दिलीप द कुन्हा ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय में वास्तुकार, योजनाकार और शिक्षक हैं। मुकुल शर्मा ये डार्टमाउथ कॉलेज में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इन सभी को गुगेनहाइम फेलोशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायी राजेश चपलोत ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है? राजेश चपलोत ने युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है। जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? भारत रत्न। वैसे ही युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम स्वर्ण जयंती पदक नागरिक है। तो स्वर्ण जयंती पदक नागरिक युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे व्यवसायी राजेश चपलोत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रकाश जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्रीय भाषा के अभिनेता हैं?
बुलेट प्रकाश कन्नड़ क्षेत्रीय भाषा के अभिनेता थे। इनका निधन बहुत ही कम उम्र 44 वर्ष में ही बीमारी की वजह से हो गया। इन्होंने 300 से अधिक कन्नड़ फिल्मों में जो है हास्य कलाकार की भूमिका निभाई थी। तो कन्नड़ फिल्म यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगी। अगला प्रश्न है, पहला विश्व चागास रोग दिवस 2020 में कब मनाया गया? पहला विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया। चागास रोगों से प्रभावित लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन ने 14 अप्रैल को WHO को चागास रोग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे WHO और भी कई सारे स्वास्थ्य संगठनों का समर्थन मिला। और 24 मई 2019 को WHO ने प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लोगों में चागास रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। चागास रोग है क्या? देखिए, चागास रोग को अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। यह ट्रिपैनोसोमा क्रूजियाई पैरासाइट द्वारा होता है, जो कि एक प्रोटोजीन्स है, और इसका वेक्टर यानी कि जो इसको फैलाता है उसे किसिंग बग बोलते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिसकी वजह से कोई रोग होता है जिसे पैरासाइट या फिर काजिंग एजेंट बोलते हैं, और दूसरा जो रोग को फैलाने का काम करता है जिसे वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मलेरिया का पैरासाइट यानी कि काजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम खुद भी एक जो है प्रोटोजोन्स ही है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। लेकिन मलेरिया को फैलाता कौन है? वो एक मच्छर है की स्पीसीज है एनोफिलीज, वो मलेरिया को फैलाने का काम करती है। यानी कि एनोफिलीज वेक्टर है किसका? मलेरिया का। होता क्या है कि किसी व्यक्ति को जिसको मलेरिया रोग है, उसे जब वो एनोफिलीज मच्छर काटता है और फिर वही सेम एनोफिलीज मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो ये पैरासाइट एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है एनोफिलीज के द्वारा। तो फिर एनोफिलीज वेक्टर का काम करता है। ठीक उसी तरीके से चागास डिजीज़ का जो आपका पैरासाइट यानी कि काजिंग एजेंट है उसे ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई बोलते हैं, और इसका वेक्टर है उसे किसिंग बग बोलते हैं। चागास डिजीज़ में लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, इसमें हार्ट अटैक का भी चांस होता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। और इसी गंभीरता को देखते हुए WHO ने 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व चागास दिवस मनाने की घोषणा की गई, और 2020 में पहला विश्व चागास दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस का कौन सा संस्करण देखा गया? ये 36वां संस्करण था सियाचिन दिवस का। सियाचिन दिवस में लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण को न्यौछावर करने वालों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो 13 अप्रैल को जो है इसका 36वां संस्करण भारतीय सेना द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2020 के लिए थीम क्या है? जिसमें 2 अप्रैल मतलब प्रत्येक 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी इस बार की? इस बार की थीम थी ए हंगर फॉर वर्ड्स, मतलब कि एक भूख शब्दों के लिए, शब्दों के लिए एक भूख इस बार की थीम थी, ए हंगर फॉर वर्ड्स दूसरा ऑप्शन। यह दिवस बच्चों के पुस्तकों को ध्यान में रखने के लिए मनाया जाता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पुस्तकों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ इस दिवस का एक उद्देश्य और है कि लोगों को पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जाए। तो ये आज के सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें कुछ प्रश्न अप्रैल माह के पहले 2 सप्ताह के भी थे। और अब हम मिलते हैं अगले कुछ नए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में करंट अफेयर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।